फील्ड में काफ़ी नॉलेज भी है, तो उसका आपने देखा। अब टेस्ट 3 के जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो करंट अफेयर से संबंधित है, और करंट अफेयर्स के जो सवाल एग्ज़ाम में जो टेस्ट पेपर 3 में पूछे गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो सवाल है टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 पर है। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम होती रहती है टेक्निकलिटी में, लेकिन हम फिर उसके बाद उसके आगे से स्टार्ट करते हैं और फिर से हम इस पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं। तो विथ रेफरेंस टू द कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन, तो एलिमेंट्रीज कमीशन होता क्या है, इसकी स्थापना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO तथा WHO के द्वारा किया गया। इसके अलावा ये इसका कार्य क्या होता है, यह मुख्य रूप से हेल्थ ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर होते हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में देखता है, और जो फेयर फूड की प्रैक्टिसेस होती है, जो व्यापार होता है, उसको ये फेयर तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करता है। तो इस स्टेटमेंट पे अगर हम देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट है इट इज एन इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फूड स्टैंडर्ड बॉडी है, और इस फूड स्टैंडर्ड बॉडी में टोटल जो मेंबर्स हैं वो आपके 187 है। और दूसरा है, इसे खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त रूप से स्थापित किया। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका जो आंसर होगा वो 1 और 2 होगा। माल्थूनियस ट्रैप क्या है, ये क्वेश्चन आपका ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये करंट में भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि विश्व एक ऐसी वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है, और इस महामारी में ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। माल्थेनियस ट्रैप आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जो रॉबर्ट माल्थस एक वो थे, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया। उस पेपर का नाम था एन एशे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। इसमें इन्होंने बताया कि जो जनसंख्या है और जो कृषि का उत्पादन है, दोनों का जो उत्पादन होता है उसमें क्या कहते हैं, जो जनसंख्या है वो जियोमेट्रिकल हिसाब से अर्थात गुणात्मक रूप से बढ़ रही है। गुणात्मक मतलब 2 हुआ, 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 8 हुआ। लेकिन जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है वो अर्थमेटिकल हो रहा है, अर्थात 1 2 3 4 और 5। तो उन्होंने बताया कि अगर इस हिसाब से जनसंख्या का रेशियो बनेगा तो जो फूड की सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी के बारे में माल्थेनियस ट्रैप आपको बताता है, और ये आपका आंसर होगा ए। एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। महामारी के दौर में आपको पता है कि भारत में एपिडेमिक डिजीज जो ऑर्डिनेंस पास किया गया, तो इसके लिए जो एक्ट था वो एक्ट बहुत पुराना है और भारत में इसको चेंज करने की भी जरूरत है। वो एक्ट था एपिडेमिक एक्ट 1887। 2020 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए। उस चेंजेस में ये था कि जो हेल्थ वर्कर आपका कलेक्शन कर रहे थे तो उनके ऊपर लोग क्या कर रहे थे, हमला कर रहे थे। तो सरकार को लगा कि जो हेल्थ वर्कर इस वैश्विक महामारी में आपकी सहायता कर रहे हैं, सरकार का सहयोग कर रहे हैं, देश को स्वस्थ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये एक्टिविटी हो रही है, तो उनमें जो पनिशमेंट था, अर्थात जो व्यक्ति किसी भी हेल्थ वर्कर को किसी भी प्रकार से हर्ट करेगा उसके कार्य के दौरान, वो व्यक्ति क्या कहते हैं, पनिशमेंट मिलेगा। तो पनिशमेंट जो था वो उसको स्ट्रिक्ट किया गया ऑर्डिनेंस के माध्यम से। इसमें कहा गया द ऑर्डिनेंस डिफाइन द वायलेंस एज हरासमेंट एंड फिजिकल इंजुरी टू द मेडिकल पर्सनल एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी। सीधी सी बात है कि अगर आपने किसी भी प्रकार का वायलेंस जो किसी भी मेडिकल पर्सनल को, चाहे वो पर्सनल रूप से डैमेज करे या तो उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, तो ऐसी स्थिति में वो वायलेंस की श्रेणी में शामिल होगा। दूसरा उन्होंने कहा
द न्यू अमेंडमेंट इंक्लूड हैवी फाइन फॉर एनी काइंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द हेल्थ वर्कर इंप्लीमेंट अप टू 7 ईयर्स, अर्थात उनको क्या मिलेगा, हैवी फाइन और 7 साल की सजा दी जाएगी, इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और दूसरा तीसरा क्या कहा गया, सच क्राइम हैव आल्सो बीन मेड कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस होता है, इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति कोई अपराध कारित करता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर को यह अधिकार होता है, वो भी किसी भी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के भी क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है कि मजिस्ट्रेट बेल आपका एक राइट नहीं रहता, बल्कि ये मजिस्ट्रेट के डिस्क्रेशन पे होता है कि वो आपको बेल दे या ना दे, अर्थात इसमें आपको जेल जाना है। तो ऐसी स्थिति में इसमें तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डेजिग्नेटेड ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम इन इंडिया बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह संयुक्त राष्ट्र, ये जो नेक्स्ट ये जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम की बात जो कर रहा है, ये संयुक्त राष्ट्र की स्पेशल एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य कि जो विश्व स्तर पर जो परंपरागत कृषि है और जिससे सस्टेनेबल कृषि का विकास होता है उसकी पहचान करना है। और इसने 2002 में ये पहचान करना शुरू किया। तो इसमें पूछा है कि इंडिया में कौन कौन से हैं, तो इंडिया में ये जो है 3 है। पहला सफरून हेरिटेज ऑफ कश्मीर, इसको 2011 में रिकॉग्नाइज किया गया। दूसरा कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, इसको 2012 में रिकॉग्नाइज किया गया। तीसरा है कुडनॉट विलो सी फार्मिंग सी लेवल सिस्टम, इसको 2013 में रिकॉग्नाइज किया गया। तो 1, 2 और 3 तीनों क्या है, ये इंडिया के रिकॉग्नाइज हैं ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के अंतर्गत। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ सिक्किम ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। नेक्स्ट, अब मिशन फिंगरिंग क्या है। मिशन फिंगरिंग 2017 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जारी किया गया और यह फिशरीज सेक्टर से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो ब्लू रेवोल्यूशन है उस रेवोल्यूशन में जो मत्स्य उत्पादन का जो टारगेट है उसको बढ़ाना, अर्थात 2020-21 तक 15 MMT तक स्तर तक ले जाना। और कुछ ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर मत्स्य उत्पादन के अच्छे अवसर हैं उनकी पहचान करना है। तो यही है मिशन फिंगरिंग। देखिए ओमेगा ब्लॉक, रिसेंटली ओमेगा ब्लॉक होता क्या है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है लेकिन करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली में आपने देखा कि यूरोप में गर्मी का जो टेम्परेचर था, जहां पे वहां टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा हो गया, तो वहीं से ये ओमेगा ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आया। और ओमेगा ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट दिया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, विश्व मौसम संगठन ने दिया, जिसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और इसमें कुल 187 मेंबर्स हैं। ओमेगा ब्लॉक होता क्या है, जब यूरोप के देशों में जैसे फ्रांस, जर्मनी तथा चेक गणराज्य और पोलैंड जैसे देशों में टेम्परेचर जो था वो ज्यादा हो गया। और जब टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो इसका रीजन खोजा गया, तो इसके 3 रीजन आए।
पहला रीजन यह है कि अफ्रीका के महाद्वीप से प्रवाह होने वाली जो गर्म हवाएं हैं, पहला रीजन। दूसरा, भारत, मध्य पूर्व व ऑस्ट्रेलिया में जो गर्मी का स्तर है उसका। और तीसरा, जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण यूरोप में क्या हुआ, टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो गया। अब ओमेगा ब्लॉक बना कैसे? ओमेगा ब्लॉक पश्चिमी यूरोप में, जब पश्चिमी यूरोप हम मैप पे देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, वेस्टर्लीज हवाएं चलती हैं। और ये वेस्टर्लीज हवाएं जिस क्षेत्र में चलती हैं, ये ओमेगा ब्लॉक क्या करता है, इनको डाइवर्ट कर देता है। कौन सी हवा? जो उत्तरी अफ्रीका से, उत्तरी अफ्रीका और लाइबेरिया के प्रायद्वीपों से जो हवा चलती हैं, वो हवाओं से इनका जो स्वरूप है वो इस तरह से हो जाता है और हवा ऐसे चलती है, और ये स्वरूप ही ओमेगा ब्लॉक कहलाता है। तो ये होगा क्या, ये जो गर्म हवाएं हैं, गर्म हवाएं ही क्या होती है, ओमेगा ब्लॉक। अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू ऑपरेशन ट्विस्ट, ये होता क्या है? ऑपरेशन ट्विस्ट सेंट्रल बैंक अर्थात आरबीआई के द्वारा जो लॉन्ग टर्म लोन दिए जाते हैं, ब्याज दर जो दिए जाते हैं, उससे संबंधित है। और इसमें क्या हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन ट्विस्ट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 1961 में ऑपरेशन ट्विस्ट यूज किया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्याज दर को नीचे लाना, ब्याज दर को नीचे लाना, जिससे इकोनॉमी में क्या हो, प्रवाह हो, डिमांड हो, और डिमांड के माध्यम से क्या हो कि ब्याज दर की में कमी आएगी तो लोग आपसे पैसा लेंगे और वो उसको डिमांड करेंगे चीजों का। तो इसीलिए ऑपरेशन ट्विस्ट का प्रयोग हुआ। तो आरबीआई ने यही मॉडल इंडिया में भी एडॉप्ट किया है, और वो जो लॉन्ग टर्म का ऋण, जो लोन वो दूसरों को प्रोवाइड करती है, उससे संबंधित है। इसका आंसर होगा आपका बी। पीजे नायक कमेटी, इसे कमेटी समटाइम इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। देखिए, पीजे नायक कमेटी की जो गठन हुआ था वो 2014 में हुआ था, और 2014 में इसने अपनी कुछ रिपोर्ट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सौंपी थी। उसने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि जो सरकार का जो सार्वजनिक ऋण में जो अपनी हिस्सेदारी है उसे 50% से कम कर लेना चाहिए। जो सार्वजनिक बैंकों में जो सरकार की भागीदारी है उसको 50% से कम कर लेना चाहिए। दूसरा, बैंक को कंपनी एक्ट के अधीन लाना, बैंक को कंपनी एक्ट के अधीन लाना, तथा जो निदेशक हैं उनके कार्यकाल को क्या करना, सुरक्षित करना, अर्थात एक मिनिमम कार्यकाल निश्चित करना। तो उन्होंने 5 ईयर का रिकमेंडेशन किया। तो रिकमेंडेशन किससे संबंधित था? फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल गलत है। फेयर प्रैक्टिस इन सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ कंडक्ट, ये बिल्कुल गलत है। फॉस्टर रेगुलेशन ऑफ स्टेट पब्लिक बैंक, ये भी गलत है। उनका जो रिकमेंडेशन था, रिव्यू ऑफ गवर्नेंस इन पब्लिक सेक्टर इन बैंक, ये आपका सही था। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, कुछ बैंकों का विलय किया गया, और उनमें इस तरह की गतिविधियों को शामिल किया गया जहां पर सरकार की सार्वजनिक ऋण की हिस्सेदारी को कम करने का प्रयास किया गया। इसीलिए पीजे नायक कमेटी को की चर्चा वर्तमान में हो रही है। अब विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विश्व इन्वेस्ट रिपोर्ट होती क्या है, इसको जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। 1964 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि विश्व स्तर पर जो एफडीआई का जो प्रवाह होता है वो उसका लेवल क्या है, इसको देखता है। और विश्व स्तर में कौन सा देश एफडीआई की ज्यादा प्राप्ति कर रहा है, इसके बारे में मॉनिटरिंग करता है, बताता है।
तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विश्व निवेश रिपोर्ट को देखते हैं तो भारत का जो रैंक, पहले भारत 12 था, इससे वो घटकर इस बार 9 आ गया है। और विश्व निवेश रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस वैश्विक महामारी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एफडीआई का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। रैंक तो नीचे हुई है, लेकिन यह चुनौती भी है कि वैश्विक महामारी का प्रभाव यहां पर भी होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिस्पेक्ट टू नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम नैप्स। नैप्स एक ऐसा है जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने स्किल को क्या करता है, डेवलप करता है। और जब स्किल डेवलप होती है तो उसके लिए जो कुछ व्यक्ति हैं, भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवाओं में बहुत ज्यादा स्किल है, योग्यता बहुत है लेकिन स्किल नहीं है, स्किल लेस है। भारत की जनसंख्या युवा तो है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्किल लेस है। तो उसी स्किल में जो युवा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, जिनको स्किल नहीं है, उनको स्किल देने का अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम दिया गया, जिसके माध्यम से वो क्या करें, अपने स्किल को इंक्रीज करें। और ये स्कीम जो चलाई गई वो 2016 में चलाई गई। कब चलाई गई? 2016 में। और इसको चलाया क्या? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिपार्टमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिपार्टमेंट के द्वारा ये स्कीम चलाई गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इट प्रोवाइड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयर फॉर एंगेज अप्रेंटिस, ये आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इट विज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। मैंने आपको बताया कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा चलाया गया। लास्ट, विथ रेफरेंस टू ईस्टर्न कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये होता क्या है, इसका जो हुआ 2017 में भारत तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत ईस्टर्न कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर के गठन की वो की गया, भारत को पहली किस्त भी मिल चुकी है। तो ये जो ईस्टर्न को फर्स्ट कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया, ये आपका स्टेटमेंट सही है। ये बन कहां रहा है? ये बन आपका रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। तो ये इसका है। इट इज फंडेड बाय एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, ये भी आपका सही है। और इट टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु, ये आपका सही है। वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु जो भारत के मैप में है, ये मैरीन कॉरिडोर है। अगर आपसे ये पूछता है कि मैरीन कॉरिडोर है तो ये आपका सही होता, लेकिन ईस्टर्न कॉरिडोर की जो बात की गई है वो सिर्फ विशाखापट्टनम से लेकर कन्याकुमारी तक। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है? 1 और 2। तो ये आपके करंट के डिस्कस रहे। अब ज्योग्राफी के सर, आपके सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं, वो आपको ज्योग्राफी के जो कुछ क्वेश्चन टेस्ट 3 में आए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग उसको भी डिस्कस का आनंद लीजिए। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग डाउट सेशन क्लास में या मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके माध्यम से कैरियर प्लस का ये प्रयास रहेगा कि आपके डाउट को वो अच्छे ढंग से समाप्त कर सकें और आप एक अच्छा रिजल्ट परफॉर्म कर सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। हमारी टीम यही चाहती है कि आप रिजल्ट को अच्छे ढंग से एग्जाम दें और रिजल्ट दें, यही हमारा प्रयास है। इसीलिए हमने इस वैश्विक महामारी के दौर में जब लोग अपने घरों में छिपे हुए हैं, हम लोग आप लोगों के लिए कैमरे के बीच में खड़े हुए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको वो मिले जो आप जिसके आप हकदार हैं। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड सर आपके आगे का क्लास डिस्कस करेंगे।